गुड मॉर्निंग। लाइव हो गए हम लोग। 10:32 AM का टाइम। आप लोगों का गुड मॉर्निंग मैसेज आ रहा है, मुझे मिल रहा है। मेरी ऑडियो कैसी है ये बता दीजिए। वीडियो मैं देख पा रहा हूँ और वीडियो तो अच्छी ही दिख रही है। ऑडियो को लेकर के एक बार फीडबैक दे दीजिए। इन द मीन टाइम भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और इंडिया के कई हिस्सों में आज के दिन को चित्रगुप्त पूजा के रूप में भी मनाते हैं। तो जो लोग चित्रगुप्त पूजा मना रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं, बधाई। जो लोग भाई दूज मना रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं और बधाई। जो लोग दोनों मना रहे हैं उनको डबल शुभकामनाएं और डबल बधाई। तो आज सेशन 26 है और हम लोग आज देखने जा रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पार्ट 2। एक और क्लास लगेगी। कल रात में मैं बैठ करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्लानिंग कर रहा था, तो मैं समझ पाया कि एक और क्लास लगेगी, तो कल की भी क्लास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर ही रहेगी। ठीक है। तो अ, एक बार देख लूं आप लोगों के मैसेजेस को। यस, सो ऑडियो अच्छा है, वीडियो मैं देख पा रहा हूं और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। मैं थोड़ा सा एक लाइट को जो एकदम मेरे चेहरे पे आ रही थी तो उसको थोड़ा सा मूव कर दिया है सो दैट कि लाइट चेहरे से थोड़ी हट जाए। आज मैच है भाई, मैं वर्ल्ड कप फॉलो नहीं कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा अगर आप में से किसी को ये जान करके बुरा लगे कि सर वर्ल्ड कप जैसी चीज़ फॉलो नहीं कर रहे, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ वर्ल्ड कप फॉलो। सो अब 50 ओवर का मैच देखने का पेशेंस नहीं रहा। T20 इसलिए नहीं देखता क्योंकि 20 ओवर का मैच देखने का भी पेशेंस मेरे अंदर नहीं है। तो मैं लास्टली मैच के आउटकम को जान लेता हूं कि मैच में क्या था, और अगर मैच में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है तो वो फिर मैं आगे ढूंढ लेता हूं कि कहाँ से देखना है, क्या देखना है। क्रिकेट का शौक है, एक ज़माने में क्रिकेट खेला भी करते थे, लेकिन अब ओकेजनल दर्शक हो गए हैं क्रिकेट के। तो सारी बातें हो गई, हम लोग गुड मॉर्निंग से बाहर निकल आए। शुभकामनाओं का दौर, हम दोनों के बीच शुभकामनाएं एक्सचेंज हो गई। सेमीफाइनल मैच है इंडिया का, ये तो इंपॉर्टेंट मामला है, नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, करते हैं कुछ। ठीक है। लेकिन पहले सेशन 26 जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वॉल्यूम 2, तो वहां से शुरू करेंगे। कल हमने बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की एक सेंस डेवलप कर ली थी। आज हम लोग शुरू करेंगे कि WTO के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सिस्टम क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक बॉडी है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वाइपो। तो वाइपो के अंतर्गत क्या प्रोविजंस हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के, वो हम समझेंगे। और जब ये सब कुछ समझ लेंगे उसके बाद हम इंडिया के पेटेंट एक्ट की बात करेंगे। तो आज हमारे एजेंडे पे ये 3 टॉपिक रहेंगे। सबसे पहले WTO एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके बाद वाइपो एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दोनों ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। और उसके बाद हम आएंगे इंडियन पेटेंट्स एक्ट पे, जिसको टाइम टाइम पे हमने काफ़ी मॉडिफाई किया है। और आज इंडियन पेटेंट्स एक्ट कैसा दिखता है उसकी सविस्तार चर्चा हमारे और आपके बीच रहेगी। ठीक है। सो लेट अस नाउ स्टार्ट। और कल मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड था कि चैट के दौरान आप लोगों के बीच बहुत तरह की डिसग्रेसफुल बातें हो रही थी, बहुत तरह की डिसग्रेसफुल बातें हो रही थी। जिन लोगों ने किया है उनको ये पता है कि वो कौन लोग थे। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आज कोई भी डिसग्रेसफुल और पढ़ाई के बाहर बातें करता नजर आया तो वो अपने आप को या तो ब्लॉक पाएगा, और अगर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं तो कल से चैट ब्लॉक पाया जाएगा। राइट। क्योंकि ये पढ़ने की जगह है, यहाँ पे आपकी गपशप, आपकी लड़ाई, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं जो कि बिल्कुल ही अनटॉलरेबल है अगर हम लोग पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं, और अगर आप पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं। या तो वो लोग ब्लॉक कर दिए जाएंगे प्लेटफॉर्म से, और कोशिश कीजिए कि आप ब्लॉक ना हो, क्योंकि ब्लॉक होंगे तो 6 महीने के लिए ब्लॉक होंगे, वो ब्लॉक फिर रिमूव नहीं हो पाता। नहीं तो मेरी क्लासेस से चैट ही टोटली ऑफ हो जाएगा, जो कि मैं कभी नहीं चाहता। क्लास में एक जीवंतता बनी रहती है, क्लास में कई बार आपके कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस
और कई बार कई रेलेवेंट क्वेश्चंस लेने का मौका मिलता है, तो आई डोंट वांट दैट। लेकिन अगर चॉइस इस चीज के बीच हो कि क्या क्लास में मैं इनडिसिप्लिन चलने दूं या चैट को ब्लॉक करा दूं, तो मैं चैट को ब्लॉक कराना बेहतर समझूंगा। क्लास की जो पवित्रता है वो बनी रहनी चाहिए, राइट। तो आप लोग अब देख लीजिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। फिलहाल सेशन 26 शुरू हो रहा है, और अगर कोई इधर उधर की बात करे, अगर कोई इधर उधर की बात करे और आप में से किसी की नज़र पड़ती है जो आप सीरियसली इस क्लास को कर रहे हैं, इस क्लास से कुछ लेकर के जाना चाहते हैं, तो उसको देन एंड देयर आपको नेम एंड शेम करना चाहिए कि देखो ये आ गया जो कि इस पढ़ाई के माहौल को गंदा करने के लिए बैठा हुआ है। क्योंकि जो लोग भी पढ़ाई के माहौल को गंदा करते हैं उनको नेम एंड शेम करने में कोई परहेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई परहेज नहीं की इस पवित्र जगह को गंदे करने में। तो उनका नाम लेकर के उनको शेम करने में किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ये पढ़ाई की जगह है और यहाँ की एक शुचिता होनी चाहिए, यहाँ की एक पवित्रता होनी चाहिए। अगर वही नहीं रहा तो पढ़ाई किस बात की? पढ़ाई तो किताबों में भी मिल जाएगी, तो आप वहीं से पढ़ लीजिए, है ना। अच्छा, आप में से कई लोग हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? इसलिए नहीं सुनता हूं क्योंकि एक टाइम में कोई भी ह्यूमन बीइंग एक ही काम फोकस के साथ कर सकता है। तो अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बात आपकी नहीं सुन पाएंगे, चैट नहीं देख पाएंगे, और अगर हम चैट देखेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे। अब आप बताइए कि आप इस क्लास में बैठते क्यों हैं? मेरे साथ चैट करने के लिए, कुछ पूछ करके मेरा रिस्पॉन्स लेने के लिए, या मुझसे कुछ सीखने के लिए? और आप में से कोई एक व्यक्ति मुझे 5 पॉइंट्स बता दे, ये प्रीलिम में कई बार पूछा गया है, तो आप में से कोई एक व्यक्ति मुझे 5 पॉइंट्स बता दे कि डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत आईपीआर को लेके क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो मैं उस व्यक्ति की बात भी सुनूंगा, उस व्यक्ति के सवाल का जवाब भी दूंगा। और जब तक वो लेवल नहीं है तब तक आप मेरी बात सुनेंगे और आप ये कंप्लेन नहीं रखेंगे कि मैं आपकी बात नहीं सुनता। मैं आपकी बात नहीं सुन करके आपका भला कर रहा हूं, आपकी बात सुन करके आपका दिल रख लूंगा। लेकिन जिस दिन एग्जाम में आप जाएंगे उस दिन अपने जीवन का और जीवन के यूथ का 1 साल बर्बाद होता पाएंगे। मेरे से नहीं होता। जिस दिन मैं वो करने लग जाऊंगा उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा, राइट। तो वो मेरे से नहीं होगा, तो ये शिकायत मुझसे कभी मत रखिएगा। चलिए, सो अब आप लोग अपनी चैट को पूरी तरह से बंद कीजिए। 10 बज करके 40 मिनट हो गया है। क्लास की टाइम से 10 मिनट हम लोग आगे चले गए हैं, और अब अगले लगभग 2 घंटे या 1 घंटे 50 मिनट तक अब आप मेरी बात सुनेंगे। और जब मैं आपसे कोई सवाल मांगूंगा और उस समय आप सवाल मुझे भेजेंगे तो उस पर मेरी नजर पड़ेगी और उसको मैं डील भी करूंगा, राइट। तो आज सबसे पहले हम लोग करेंगे आईपीआर इंटरनेशनल सिस्टम। हिंदी में लिखिए आईपीआर की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। आईपीआर की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। इसके नीचे हिंदी में लिखिएगा डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत। और दूसरा वाइपो। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। हिंदी में इसको आप लिखेंगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और यह है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आईपीआर को लेकर के इंटरनेशनल अरेंजमेंट की जरूरत है ही क्यों। और वो इसलिए है क्योंकि आज कोई भी कंट्री अपने आप में एक क्लोज्ड सिस्टम नहीं है। देशों के एक दूसरे के साथ व्यापार के रिश्ते हैं, निवेश के रिश्ते हैं। इसका मतलब है कि एक कंपनी किसी दूसरी कंट्री में
इन्वेस्ट करती है, किसी दूसरी कंट्री से अपने प्रोडक्ट को बनाती है, उस कंट्री में भी बेचती है और उस कंट्री से कहीं और एक्सपोर्ट भी करती है। ये सब लोगों को पता है कि दुनिया के 90% एप्पल के आईफोन और सैमसंग के तमाम अलग अलग मॉडल आज भी चाइना में बनते हैं, और ना सिर्फ वो चाइना में सेल होते हैं बल्कि चाइना के बाहर भी सेल हो रहे होते हैं। अब कंपनी एप्पल अमेरिका की है, सैमसंग कोरिया की है। क्या उनको इस बात का डर नहीं लगता कि हम चाइना में जाकर के अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, पूरी टेक्नोलॉजी चाइनीज इंजीनियर्स को पता होगी कि ये मैन्युफैक्चर कैसे होता है, असेंबल कैसे होता है, चिप की डिजाइन कैसी होती है? क्या कोई चाइनीज इंजीनियर किसी चाइनीज इन्वेस्टर के साथ जाकर के बिल्कुल वैसा ही फोन नहीं बना लेगा? क्या मेरा कॉम्पिटिटर वो सस्ते में लॉन्च नहीं कर देगा? और अगर ये डर होगा तो वो कंपनी कभी भी उस कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेगी, और इस तरह से इन्वेस्टमेंट का रास्ता रुक जाएगा। इसी तरह से अगर हम ट्रेड की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें, तो वहां भी जब एक कंट्री का प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री में जाकर के बिकता है, ये बड़ा आसान होगा दूसरी कंट्री के इंजीनियर्स के लिए कि उसको ओपन करके रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक लगा करके ये समझने की कोशिश करें कि ये बना कैसे है, इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ये काम कैसे करता है। और अगर उस कंट्री का अपना टेक्नोलॉजिकल बेस अच्छा है तो क्या होगा कि वो कंट्री उस तरह के प्रोडक्ट को दोबारा बनाने की कोशिश करेगी। सच ये है कि अमेरिका का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जापानीज कार की रिवर्स इंजीनियरिंग करके काफी तेजी से प्रोग्रेस हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहां पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन जापानीज कार से वो इंटरनेशनल मार्केट तो छोड़िए, अमेरिकन मार्केट में वो जापानीज कार से पीछे चल रहे थे। जापानीज कार की तरह उनका पिकअप नहीं था, जापानीज कार की तरह उनका माइलेज नहीं था, उसकी तरह साइलेंट ऑपरेशन नहीं था, बहुत कुछ कमियां थी अमेरिकन कारों में। लास्टली अमेरिकन कंपनीज ने, खासतौर पे जनरल मोटर और फोर्ड, दोनों ने अब जापानीज कार को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश की, और जापानीज कार को रिवर्स इंजीनियर करके उन्होंने समझने की कोशिश की कि आखिर ये मामला क्या है। तो आप सोच के देखिएगा तो ये बड़ा अनएथिकल लगता है, लेकिन ये उतना अनएथिकल है नहीं जितना आपको लगता है, क्योंकि उसके पहले कार बनाने की टेक्नोलॉजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जापान के पास भी कोई खास नहीं थे। जापान ने अमेरिकन और यूरोपियन कार्स को लाया, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की, और इस तरह से जापान में 3 ऑटोमोबाइल मेजर्स एस्टेब्लिश हो पाए। पहला ऑटोमोबाइल मेजर होंडा था, दूसरा ऑटोमोबाइल मेजर टोयोटा था, और तीसरा ऑटोमोबाइल मेजर मित्सुबिशी था। ये तीनों ही कंपनियां यूरोपियन और अमेरिकन कारों को रिवर्स इंजीनियर करके, ये तीनों इंजीनियरिंग कंपनीज होती थी। शुरू में कार और ऑटोमोबाइल से इन कंपनीज का कोई लेना देना था भी नहीं। इन्होंने इन कंट्रीज से गाड़ियां मंगाई, रिवर्स इंजीनियर किया, समझा कि गाड़ियों का कंपोनेंट क्या होता है, और तब इस तरह से उन लोगों ने गाड़ियां बनाना शुरू की। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में वो अमेरिका से आगे निकल गए। यूरोपियन कार आज भी उनसे आगे थे, लेकिन वो अमेरिका से आगे निकल गए, और अमेरिकन ऑटोमोबाइल फर्म्स ने दोबारा इसको रिवर्स इंजीनियर किया। तो ये ऐसा हुआ है। अब सवाल उठता है कि कोई भी कंट्री अगर अपने किसी प्रोडक्ट को लेकर के डाउटफुल होगा कि हम उस कंट्री में सेल करेंगे, वहां पे मेरे पेटेंट की चोरी हो जाएगी, और वहां के लॉज उस लेवल पे नहीं हैं कि वो उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, तो वो वहां पे ट्रेड नहीं करेगी, अपना सामान एक्सपोर्ट नहीं करेगी। आज भी इंडिया में कॉपीराइट की जो लचर व्यवस्था है, कॉपीराइट का इम्प्लीमेंटेशन आज भी इंडिया में बहुत पुअर नहीं, बहुत पैथेटिक है। तमाम नॉवेल आपको बड़े शहरों के रेड लाइट पे उनकी फेक कॉपी बिकती नजर आ जाएगी। जो बुक पॉपुलर हो गई, लक्ष्मीकांत जी की बुक जो है इंडियन पॉलिटी की, जो बुक पॉपुलर हो गई, और मैं लक्ष्मीकांत सर को लक्ष्मीकांत जी इसलिए कह रहा हूं कि अच्छी घनिष्ठता है हम दोनों के बीच में, तो इसलिए मैं ये लिबर्टी ले सकता हूं कि मैं उनको लक्ष्मीकांत जी कह सकता हूं। तो लक्ष्मीकांत जी की जो इंडियन पॉलिटी है, या रमेश जी की जो इंडियन इकोनॉमी है, इन सारी किताबों के फेक प्रिंट्स, डुप्लीकेट प्रिंट्स इसी मुखर्जी नगर के मार्केट में बिक रही होती हैं धड़ल्ले से।
तो ये है हमारे देश में कॉपीराइट की व्यवस्था। आप यकीन करेंगे कि बहुत सारी वर्ल्ड क्लास टेक्स्ट बुक इंडिया में एक्सपोर्ट तो छोड़िए, लाइब्रेरी सप्लाई के लिए नहीं भेजी जाती। एक्सपोर्ट तो छोड़ दीजिए, लाइब्रेरी सप्लाई के लिए इंडिया में नहीं भेजी जाती कि लाइब्रेरी से फिर इसका फोटोकॉपी हो जाएगा। होता भी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसे ही चलता रहा, कंपनीज को, कंट्रीज को दूसरे कंट्रीज पे भरोसा ना रहे, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषकर हाई टेक्नोलॉजी के फील्ड में वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। और इससे क्या होगा? हर देश का इकोनॉमिक लॉस होगा। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो आर्थिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं, कंट्री टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस करता है, लोगों का लाइफ स्टाइल बेहतर होता है, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए एक वर्ल्ड लेवल पे प्रॉपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का सिस्टम होना चाहिए। और इस क्वेश्चन को सबसे पहले वाइपो ने एड्रेस किया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन के अंडर काम करती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर काम करती है, सेल्फ फंडिंग एजेंसी है। और ये तरह तरह की इंटरनेशनल पॉलिसीज वगैरह बना करके कंट्रीज के साथ शेयर करती है। कंट्रीज उसको डिस्कस करके आपस में अग्रीमेंट कर सकते हैं, तरह तरह के फ्रेमवर्क्स बना करके पेश करती है। और जितने यूएन के मेंबर्स हैं उनमें से ज्यादातर वाइपो के भी मेंबर्स हैं। अब आते हैं डब्ल्यूटीओ पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार, फ्री इंटरनेशनल ट्रेड, जहां पर मिनिमम या लगभग जीरो ड्यूटी पर, या अगर आप ड्यूटी लगा भी रहे हैं तो ड्यूटी लगाते वक्त आप दो देशों के बीच में फर्क नहीं करते। चाहे वो सामान पाकिस्तान से आ रहा हो या वो सामान इंग्लैंड से आ रहा हो, अगर वो सामान आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान पर ज्यादा ड्यूटी लगाएंगे और इंग्लैंड पर कम ड्यूटी लगाएंगे। सो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की एक प्रेडिक्टेबल सिस्टम, एक लॉजिकल सिस्टम, एक रूल बेस्ड सिस्टम, जिससे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार आसान हो सके और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो कंट्रीज एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं उन दोनों के ही इंटरेस्ट की रक्षा हो सके, उसके लिए दुनिया में इससे बड़ी कोई ट्रीटी नहीं है और इससे बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी अपनी कमियां हैं जो कि आप इंडियन इकोनॉमी में समझेंगे। बहरहाल यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड को आसान बनाता है तो ट्रेड से जुड़ी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मुद्दे बन सकते हैं उन मुद्दों को भी एड्रेस करना इस ट्रीटी का काम है। और ये ट्रीटी इस काम को बखूबी करती है। ये कई तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को रिकॉग्नाइज करती है। 7 तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को रिकॉग्नाइज करती है, कॉपीराइट को और उससे जुड़े हुए तमाम राइट को रिकॉग्नाइज करती है। जैसे कि अगर हम कोई बुक एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं, कोई म्यूजिक एल्बम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं, कोई फिल्म एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसकी कॉपीराइट की रक्षा दूसरे कंट्री में भी हो रही है, वो जरूरी है। दूसरा, ट्रेडमार्क, कि अगर एप्पल इंडिया में अपने लोगों को, अपने प्रोडक्ट को लेके आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि सेम वैसा ही एप्पल वाला लोगो लेकर कोई इंडियन कंपनी भी आ जाती है और वो कुछ और काम करने लग जाती है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, किसी वर्ल्ड के किसी दूसरे कंट्री का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आप पर भी लागू होना चाहिए। इंडस्ट्रियल डिजाइन लागू होना चाहिए, पेटेंट लागू होना चाहिए, इंटीग्रेटेड चिप वगैरह का लेआउट डिजाइन, जो कि इंडस्ट्रियल डिजाइन से डब्ल्यूटीओ ने अलग कर रखा है। कल मैंने एक करके बताया था, लेकिन डब्ल्यूटीओ के सिस्टम में वो अलग करके किया गया है। और लास्टली, अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग टेस्ट, ट्रेड सीक्रेट, टेस्ट डेटा वगैरह। मतलब ट्रेड सीक्रेट अनडिस्क्लोज, हम बताएंगे नहीं कि मेरा फॉर्मूला क्या है, लेकिन हमको उस पर प्रोटेक्शन चाहिए। इसी तरह से मान लो कि कोई मेडिसिन की कंपनी है, किसी नई दवा का ट्रायल चल रहा है या किसी नई वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, तो वो नई दवा की या नए वैक्सीन के ट्रायल के जो डेटा होंगे, उस डेटा को वो अपने पास रखे, किसी के साथ शेयर ना करे, ताकि आगे उस डेटा का इस्तेमाल करके वो बेहतर, ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन को बिल्ड कर सके।
तो ये सब अनडिस्क्लोज डेटा है और ये डब्ल्यूटीओ के सिस्टम के अंडर में आती है। तो ये डब्ल्यूटीओ की एक व्यवस्था है। डब्ल्यूटीओ का एक अग्रीमेंट है जिसको हम कहते हैं अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पूरा नाम तो यही है, शॉर्ट में इसको ट्रिप्स कहते हैं। और ट्रिप्स जो है वो डब्ल्यूटीओ की फाउंडिंग अग्रीमेंट्स में से एक है। जब डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी और जो देश जुड़े थे तो कई सारे अग्रीमेंट पे साइन करके जुड़े थे। उनमें से शुरू में ही ये भी एक अग्रीमेंट था, डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आज भी कोई भी कंट्री, आज भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नए कंट्रीज उसके मेंबर बनते रहते हैं, तो आज भी कोई भी कंट्री जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप लेती है तो उस कंट्री को ट्रिप्स की संधि साइन करनी पड़ती है। इंडिया भी ट्रिप्स का सिग्नेटरी है और सिग्नेटरी होने का मतलब है कि जो डब्ल्यूटीओ के जो अब स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड आपको अपने लोकल कानून के तहत लागू करना है। मिसाल के तौर पे डब्ल्यूटीओ के मेंबरशिप के पहले इंडिया में मेडिसिन पर 7 साल का पेटेंट था। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया में मेडिसिन पर 7 साल, 7 ईयर्स का पेटेंट था और वो भी पेटेंट था प्रोसेस पे, प्रोडक्ट पे नहीं। मान लो कि मैंने पैरासीटामॉल बनाया, नई दवा होती एक वक्त में, और उस पर मैंने पेटेंट लिया, तो पहली बात तो थी कि मुझे 7 साल का पेटेंट मिला। दूसरी बात ये कि वो जो पेटेंट मिला वो पैरासीटामॉल बनाने के उस तरीके पर मिला जिस तरीके से मैंने पैरासीटामॉल को बनाया है। मुझे पैरासीटामॉल प्रोडक्ट पर पेटेंट नहीं मिला। इंडिया ने मना कर रखा था कि ड्रग्स, केमिकल्स और प्रोसेस्ड फूड पर हम प्रोडक्ट पेटेंट नहीं देंगे, हम प्रोसेस का पेटेंट देंगे। अब कोई दूसरी फार्मा कंपनी है, उसके पास भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अच्छी व्यवस्था है। उसने देखा कि अच्छा, अभिषेक जी की कंपनी को पैरासीटामॉल का पेटेंट मिल गया, अब देखें कि अभिषेक जी ने कौन से तरीके से पैरासीटामॉल बनाया। देख लिया, अब उसके पास भी रिसर्च डेवलपमेंट की अच्छी टीम है। उस टीम ने थोड़ा सा रिसर्च किया और उस टीम ने तय किया कि अच्छा, पैरासीटामॉल को बनाने का एक और तरीका ये भी तो हो सकता है। अब उसने दूसरे तरीके से पैरासीटामॉल बनाया, उसको भी पेटेंट मिल जाएगा। वजह, क्योंकि ड्रग्स के सेक्टर में, मेडिसिन के सेक्टर में इंडियन पेटेंट्स एक्ट ने यह कह रखा था कि हम प्रोसेस पे पेटेंट देंगे, प्रोडक्ट पे पेटेंट नहीं देंगे और 7 साल का देंगे। और जो दूसरे भी प्रोडक्ट थे उन पर 14 ईयर्स का ही पेटेंट था। अब अगर आप देखो तो डब्ल्यूटीओ का जब से हम मेंबर बने हैं तब से अब हमें अक्रॉस कैटेगरी, मेडिसिन हो, केमिकल हो, प्रोसेस्ड फूड हो, अक्रॉस कैटेगरी अब हमें प्रोडक्ट पे पेटेंट देना होता है। प्रोसेस पर पेटेंट देने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस पे पेटेंट देना चाहते हैं आपकी श्रद्धा, लेकिन प्रोडक्ट पे तो पेटेंट देना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि मैंने अपने प्रोसेस से एक प्रोडक्ट को बनाया, अब आप किसी दूसरे प्रोसेस से भी उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकते। इट इज जस्ट नॉट अलाउड। एक तो ये काम कर दिया। दूसरा काम हमने क्या किया, जो कि डब्ल्यूटीओ की जरूरत थी, उन्होंने कहा कि भाई कोई भी पेटेंट होगा तो 20 साल के लिए होगा। ये 14 ईयर्स और 7 ईयर का सिस्टम खत्म, मिनिमम 20 ईयर्स का। तो अब क्या होता है कि जब हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं तो हमारे पेटेंट के जो लॉ हैं वो डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स के जो पेटेंट से रिलेटेड मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, ट्रिप्स मना नहीं करता मिनिमम स्टैंडर्ड से बढ़ करके आईपीआर प्रोटेक्शन देने का, लेकिन ट्रिप्स कहता है कि मिनिमम इतना तो आपको प्रोटेक्शन देना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में पेटेंट को लेकर के, कॉपीराइट को लेकर के, ट्रेडमार्क को लेकर के, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को लेकर के, इंडस्ट्रियल डिजाइन को लेकर के, लेआउट डिजाइन को लेकर के, जो अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन को लेकर के एक जैसी सिस्टम बन रही है कि दुनिया में डब्ल्यूटीओ के जितने मेंबर हैं सब के सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एक सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो गया है। अब इसको थोड़ा हम लोग लिखने का काम करेंगे। लिखने के पहले अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन अब डब्ल्यूटीओ और आईपीआर को लेके आ रहा है, वाइपो का सवाल मत पूछिएगा, जीआई का सवाल मत पूछिएगा, पेटेंट लॉ का सवाल अभी मत पूछिएगा। आगे का टॉपिक है करेंगे डब्ल्यूटीओ एंड आईपीआर को लेकर के। अब जो सवाल है एक बार पूछ लीजिए, लिख लेते हैं, फिर वाइपो पे चलेंगे। भारत कब शामिल हुआ डब्ल्यूटीओ में, ये तो मैं पूछने वाला था, लेकिन अब चूंकि आपने पहले पूछ लिया तो 1995 में।
सर मेडिसिन में जो केमिकल कितना है लिखा होता है, तो कोई कंपनी देख करके दूसरी कंपनी बना सकती है या नहीं? नहीं, क्योंकि मान लो कि ब्रांड नेम चाहे जो हो, लेकिन जो उसका एक्टिव साल्ट होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, उसी पर तो पेटेंट मिलता है। मान लो कि पैरासीटामॉल है तो डोलो के नाम से भी बिकती है, क्रोसिन के नाम से भी बिकती है, और कैल्पोल के नाम से भी बिकती है, लेकिन पेटेंट उसको मिलेगा जिसने पैरासीटामॉल का आविष्कार किया है। एक जमाने में ये पेटेंट मिला भी था। डब्ल्यूटीओ का पहला नाम क्या है, इकोनॉमी की क्लास में क्लियर कर लेना। वो एक संधि थी जिसको हम कहते हैं गैट। ठीक है, जनरल अग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स। बाकी चीजें जो इकोनॉमी की हैं वो इकोनॉमी में आप करना। लेट अस कम टू इट। अंडर डब्ल्यूटीओ ये सब क्या हो गया? ये तो बिल्कुल ही अजीब हो गया। अच्छा, अंडर डब्ल्यूटीओ तो यहाँ पे WTO agreement on trade related aspects of intellectual properties rights। इसको शॉर्ट में हम ट्रिप्स कहते हैं। तो ट्रिप्स का हो गया अंतरराष्ट्रीय के संदर्भ में WTO की बौद्धिक संपदा अधिकारों पर संधि। ठीक है, तो इसी का नाम ट्रिप्स है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि WTO के अम्ब्रेला के तहत ट्रिप्स वो संधि है जो IPR को डील करती है। ठीक है, तो अंडर WTO ये ट्रिप्स से ये चीजें निर्देशित होती हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरी बात पे। जो ट्रिप्स है वो 1995 से प्रभावी है। इंग्लिश में लिखिएगा इफेक्टिव फ्रॉम 1995। इफेक्टिव फ्रॉम 1995। दूसरा, ये WTO की संस्थापना संधियों में से एक है। इसको आप इंग्लिश में लिखिएगा वन ऑफ द फाउंडिंग ट्रीटीज। वन ऑफ द फाउंडिंग ट्रीटीज ऑफ द WTO। वन ऑफ द फाउंडिंग ट्रीटीज ऑफ द WTO। मैं देख लूं आपका क्वेश्चन वगैरह। उसके बाद
डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों पर 164 पार्टीज पर लागू और एक समान लागू है। ऐसा नहीं है कि आप अगर विकासशील हैं तो आप पर कम लागू है और अगर आप विकसित हैं तो आप पर ज़्यादा लागू है। ये छूट 1995 से 2005 तक उन देशों को दी गई थी जो उस समय इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन थे, एक विकासशील इकोनॉमी थे। उनको शुरुआती 10 साल में ये छूट दी गई थी कि डब्ल्यूटीओ के सारे प्रावधानों को अप्लाई करने के लिए आपके पास 10 साल का वक्त है। इंडिया ने उस बफर का इस्तेमाल भी किया था। लेकिन आज अगर कोई कंट्री डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन करना चाहता है तो डे वन से वो इन संधियों से बंधा होगा, जिनमें से ट्रिप्स भी एक है। इसको इंग्लिश में, थर्ड पॉइंट इंग्लिश में मैंने नहीं बोला, तो इसको इंग्लिश में लिख लीजिए। इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल दी पार्टीज ऑफ द डब्ल्यूटीओ। इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द पार्टीज ऑफ द डब्ल्यूटीओ। अच्छा, पार्टीज का मतलब है सदस्य देश भी हो सकते हैं और देशों के समूह भी हो सकते हैं। जैसे पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ, एक पार्टी के रूप में डब्ल्यूटीओ का सदस्य है। तो डब्ल्यूटीओ में ये एक साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इनके बीच तय हुई और जो डब्ल्यूटीओ में इन्होंने कमिट किया, वो क्या बेल्जियम हो, क्या फ्रांस हो, क्या जर्मनी हो, क्या फिनलैंड हो, क्या नॉर्वे हो, ये सब पे बराबर लागू होगा, क्योंकि ये एक यूरोपियन यूनियन ग्रुप के रूप में इन्होंने कमिट किया हुआ है। ठीक है। तो लास्ट मेंबरशिप 2016 में ली गई थी। उसके बाद से डब्ल्यूटीओ में कोई भी नया मेंबर जुड़ा नहीं है। डब्ल्यूटीओ क्या वर्क करती है इंडियन इकोनॉमी में, या तो समझ जाओगे, या अगर रामेश्वर जी ने क्लास ले ली है तो उस क्लास को देख करके समझ जाओगे। अब यहां से हम डब्ल्यूटीओ के आर्क में नहीं चले जाएंगे, मैं करा सकता हूं, फिर ये टॉपिक रह जाएगा और वो साइंस एंड टेक का हिस्सा भी नहीं बनेगा, तो क्यों ही वहां पे जाएं हम लोग, है ना। तो डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों पर लागू और एक समान लागू है। ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूटीओ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य, इंग्लिश में लिखिए, मैंडेटरी टू ज्वाइन डब्ल्यूटीओ एज अ मेंबर, मैंडेटरी टू ज्वाइन डब्ल्यूटीओ एज अ मेंबर, कि अगर आपको डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनना है तो अनिवार्य रूप से इस संधि का भी आपको पार्टी बनना पड़ेगा। ठीक है। एक बार फिर से इंग्लिश में फटाफट मैं बोल दूं, 1995 से इफेक्टिव है, इफेक्टिव फ्रॉम 1995, वन ऑफ द foundational or one of the founding treaties, one of the founding agreements of the WTO, equally applicable to all the 164 parties of the World Trade Organization. It is mandatory to sign this agreement to become a member of the WTO. इंग्लिश वाले स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वाले बच्चों को तो दिक्कत होगी ही नहीं। ये लिखा हुआ है और तब से हम लोग हिंदी में ही तो पूरी कहानी चला रहे हैं, है ना। अच्छा, 164 कंट्रीज नहीं है तनुप्रिया, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि WTO डज नॉट हैव 164 कंट्रीज, WTO हैज गॉट 164 पार्टीज, राइट। आरती कह रही है नो सर, नो सर का मतलब क्या। रितु भी कर रही है नो सर, मतलब नो सर का मतलब मैं समझा नहीं, मतलब नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है।
मुझे लगा कि इसमें से किसी चीज से सहमत नहीं है कि ये 1995 पे प्रभावी है कि नहीं है, वगैरह। पार्टीज का मतलब सदस्य होता है, लेकिन पार्टीज एक थोड़ा व्यापक शब्द है। अब पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन एक पार्टी के रूप में इसका सदस्य है। उसमें देश तो बहुत हैं, तो अगर हम देश कहेंगे तो देशों की संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन जब हम पार्टीज कहते हैं तो सदस्यों की संख्या, कितने लोगों ने, देश हो सकते हैं, देशों के छोटे संगठन भी हो सकते हैं जिन्होंने इसकी सदस्यता ली है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब हम आगे आते हैं और अगला पॉइंट लिखते हैं। विश्व व्यापार के संदर्भ में आईपीआर के न्यूनतम मापदंड तय करता है। ठीक है। In the context of World Trade Organization, it lays down the minimum standards. English वाले बच्चे, in the context of international trade, in the context of international trade, it lays down the minimum standards of IPR. Minimum standards of IPR. फिर भी सदस्य राष्ट्रों के पास न्यूनतम स्तर से अधिक आईपीआर सुरक्षा देने की छूट। राइट। तो इसका क्या मतलब है कि मेंबर कंट्रीज अगर चाहें तो जो न्यूनतम लेवल्स हैं उससे बढ़ करके भी वो आईपीआर को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, मेंबर पार्टीज आर फ्री, मेंबर पार्टीज आर फ्री टू गिव greater level of IPR protection, are free to give greater levels of IPR protection compared to the minimum standards, compared to the minimum standards laid down by the TRIPS, compared to the minimum standards laid down by TRIPS. Next, सात प्रकार के आईपी को मान्यता। 7 types of intellectual properties under TRIPS. सबसे पहले पेटेंट्स, सेकंड कॉपीराइट्स एंड
related rights, geographic indications, trademarks, industrial design, layout design of integrated chips, और लास्ट है undisclosed information. राइट तो ये 7 तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को मान्यता मिली हुई है। इसको आप पहले लिख लें। पेटेंट को पेटेंट कहते हैं, कॉपीराइट को कॉपीराइट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफिकल इंडिकेटर को भौगोलिक सूचक कहते हैं, ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क कहते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन को औद्योगिक डिजाइन कह सकते हैं, लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड चिप तो आईसी के लेआउट का डिजाइन ही होगा। अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन ऐसी व्यापार सूचनाएं जो साझा नहीं की गई हों, ठीक है, जिसको हमने डिस्क्लोज नहीं किया है। इसके एग्जाम्पल में इसके एग्जाम्पल में अगर आप लें तो सबसे पहले तो आता है ट्रेड सीक्रेट, दूसरा आएगा टेस्ट डेटा, तरह तरह के जो फार्मा कंपनीज टेस्ट वगैरह करती रहती हैं तो उसके डेटा को भी यहाँ पे हम शामिल करते हैं। तो ये 7 तरह के आईपी हैं जिनको कि डब्ल्यूटीओ के सिस्टम में मान्यता मिली हुई है। ठीक है। और इन चीज़ों को अगर हिंदी में लिखना है तो सीधा आप देवनागरी में लिख लें। बस 2 ही चीज़ों की हिंदी ट्रांसलेट होगी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक सूचक, अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन व्यापार सूचनाएं जो साझा नहीं की गई हैं। अब क्या होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वो डिस्प्यूट सॉल्व कैसे होगा? डिस्प्यूट तो हो सकता है ना। सैमसंग को ऐसा लग सकता है कि इंडिया के कुछ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बिल्कुल उसके इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के डिज़ाइन को कॉपी कर लिए हैं या बिल्कुल उनके मॉडल को कॉपी कर लिए हैं, जो कि उनका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, तो बिल्कुल उसको उन्होंने कॉपी कर लिया है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन दैट केस वो सैमसंग कहाँ डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन कराएगा, या अगर एप्पल को ही ऐसा लगता है या किसी भी कंपनी को ऐसा लगता है तो सबसे पहले वो उस कंट्री के पेटेंट डिस्प्यूट की भी जो भी सिस्टम होगी, हर कंट्री में पेटेंट के डिस्प्यूट का एक प्रॉपर सिस्टम होता है कि अगर किसी के पेटेंट का वायलेशन होता है, किसी के पेटेंट से आपको प्रॉब्लम है, तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उस कंट्री के पेटेंट ऑफिस के अगेंस्ट के पास आपको जो भी आपका टारगेट है उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन करेंगे, और पेटेंट ऑफिस की जो प्रक्रिया होती है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, उस प्रक्रिया के थ्रू जा करके आप खोजेंगे कि आपके डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन हो पा रहा है या आपके डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। जब एक बार आप इस लेवल पर आ गए, उसके बाद ये मुमकिन है कि आपको वहां से पेटेंट ऑफिस से समाधान ना मिले। अगर आपको पेटेंट ऑफिस से समाधान ना मिले तो इन दैट केस हायर अपील कर सकते हैं। इन दैट केस आप उसी कंट्री के कोर्ट सिस्टम में जा सकते हैं
और हाई कोर्ट में अगर पेटेंट ऑफिस ने आपके अपील को खारिज कर दिया है, अगर आप उसके डिसीजन से खुश नहीं हैं, तो आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। और अगर कोई भी अपील हाई कोर्ट में जाती है और अगर आप हाई कोर्ट के भी आउटकम से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपने केस को हार जाते हैं? उसके बाद आपके पास एक लास्ट ऑप्शन है कि आप उस पूरे कंट्री के अगेंस्ट में डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को चालू कर सकते हैं। डब्ल्यूटीओ में भी विवाद के निपटान के लिए अपना एक मैकेनिज्म है। तो आप डब्ल्यूटीओ में जाकर के डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं, एक विवाद क्रिएट कर सकते हैं, उसकी एक प्रक्रिया है। विवाद क्रिएट करेंगे, फिर वो प्रक्रिया शुरू होगी, इंडिया अपना पक्ष रखेगा, इंडिया के पेटेंट ऑफिस ने कोई निर्णय लिया, इंडिया के हाई कोर्ट ने, मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ निर्णय लिया। तो क्या क्या वो मुद्दे थे जिनको पेटेंट ऑफिस ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जिन पर विचार किया और अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है, इंडिया उन सारी चीज़ों को रखेगा और उसके बाद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जो मैकेनिज्म है वहां पर इंडिया के पक्ष पर विचार होगा। और लास्टली जो भी फैसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का होता है वो फैसला देगी। ऐसा नहीं है कि वो फैसला मानने के लिए इंडिया बाध्य होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को कुछ पेनल्टी लग सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कंपनी, खास कंपनी जो कि इस निर्णय से क्षुब्ध है, तो वो कंपनी आपके कंट्री में बिजनेस करने से मना कर देगी वगैरह। ज्यादातर कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट, ज्यादातर कंपनीज सुप्रीम कोर्ट में मामले को हारने के बाद वो कभी भी अगले लेवल पर डिस्प्यूट नहीं करती। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामले को आप हार गए तो आप अगले लेवल पे उसको डिस्प्यूट करते ही नहीं है, आप मान लेते कि अब ये मामला होने वाला तो है नहीं। ठीक है, तो दैट इज हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। लेकिन अगर कोई चाहे तो वहां तक वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने जा सकता है। तो अगर अब हम देखें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो लेवल 1 जो है, पहले चरण पे अपील टू लोकल पेटेंट्स, और मान लो पेटेंट का नहीं, कॉपीराइट का मामला है, तो जो भी आईपीआर का जो रेलेवेंट ऑफिस है वहां पे आप अपील करेंगे। हिंदी में आप लिख लें, पेटेंट या बौद्धिक संपदा अधिकारों के ऑफिस में अपील। पेटेंट या बौद्धिक संपदा अधिकारों के ऑफिस में अपील। तो पहला लेवल तो यही है। लेवल 2, अपील टू जुडिशियरी। जनरली क्या होता है कि जुडिशियरी में आप डायरेक्ट नहीं जाते, जुडिशियरी हमेशा कहेगी कि आप क्या पेटेंट ऑफिस गए थे और वहां पे क्या फैसला होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप पेटेंट ऑफिस जाकर के वो वाला ऑप्शन आप एग्जॉस्ट करते हैं, उस वाले ऑप्शन को पहले एक्सप्लोर करते हैं। अगर उस ऑप्शन से कुछ नहीं निकला तब आप जुडिशियरी के पास जाते हैं। तो जो दूसरा स्टेप है हमारा वो है न्यायपालिका के समक्ष अपील। न्यायपालिका के समक्ष अपील। तो ये जो अपील होगी सबसे पहले हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है। और उसके बाद सवाल उठता है लेवल 3 का। सो व्हाट इज लेवल 3? लेवल 3 इज अपील टू WTO dispute resolution mechanism।
ठीक है। तो तीसरे लेवल पे आप WTO के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म पर जाते हैं, और जैसा कि मैंने बताया लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इंडिया के या किसी कंट्री के खिलाफ भी फैसला दे देता है, तो ये जरूरी नहीं है कि उस फैसले से आप बंधे हुए हैं। आप उस फैसले अपने फैसले पे आप टिके रह सकते हैं। बहुत होगा तो WTO के मैकेनिज्म के तहत आप पर कुछ पेनाल्टी वगैरह लगेगी, या वो कंपनी आपके यहाँ काम करना बंद कर देगी, बस इतना ही। बहुत साल पहले 1970 के दशक के आखिर में इंडिया ने कोका कोला को कहा था कि आपका जो ये ट्रेड सीक्रेट है वो इंडिया में आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। कोका कोला ने कहा कि हमारा ट्रेड सीक्रेट हम इंडिया में रजिस्टर नहीं कराएंगे। इंडियन गवर्नमेंट भी अड़ गई। अंततः कोका कोला ने इंडिया में अपना बिजनेस बंद करना उचित समझा। उसके बाद कोका कोला फिर बहुत साल के बाद लौट करके आती है 1990 में। ठीक है, उसके पहले पेप्सी आ गई थी इंडिया में, 19 आई गेस 88 वगैरह में पेप्सी आ गई थी। फिर पेप्सी के पीछे कोका कोला आई है। राइट। तो आई थिंक कि ये चीजें समझ गई आप लोग, ये चीजें आप लोग समझ गए कि किसी भी विवाद के निपटान के लिए, किसी भी विवाद के समाधान के लिए सबसे पहले आप स्थानीय पेटेंट या बौद्धिक संपदा के अधिकारों के कार्यालय में अपील करते हैं। लेवल 2 पर आप न्यायपालिका में अपील करते हैं, और लेवल 3 में आप विश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधान के मैकेनिज्म में आप जाते हैं, वहां पर आप अपील करते हैं। ठीक है। तो ये 3 लेवल हैं डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के। अब एक और सवाल जो बारीकी भरा है वो ये कि कितने ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जिनको आपको कायदे से रजिस्टर कराना होता है, और कितने ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जिनको बगैर रजिस्टर किए भी ऑटोमेटिकली वो आपका राइट माना जाता है। तो पेटेंट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और आपने क्या आविष्कार किया, कैसे आविष्कार किया, वो पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे कि अरे ये तो मेरी सीक्रेट पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस डेट को आपने अप्लाई किया उस डेट के बाद कोई भी अगर उसको लेकर के आता है, उसके बाद आपने चूंकि पहले अप्लाई किया है तो किसी और के एप्लीकेशन को वो वेटेज मिलेगा ही नहीं जो आपके एप्लीकेशन को मिलता है। लेकिन इसको पब्लिक डोमेन में रखना इसलिए जरूरी है कि अगर किसी को उस पर कोई आपत्ति हो तो वो डिटेल में आपके पेटेंट एप्लीकेशन को देख करके और उसके अगेंस्ट वो अपना ऑब्जेक्शन दायर कर सकता है। इसलिए पेटेंट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से ट्रेडमार्क के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई डिजाइन बनाते हैं जो बिल्कुल सैमसंग के लोगो की तरह दिखता है, ठीक है, और आप उस लोगों को रजिस्टर कराने के लिए जाएंगे, तो जाहिर है आपको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो पब्लिक डोमेन में जाए, और जिन लोगों को उस चीज से आपत्ति है उन लोगों को पक्के तौर पर ये पता हो और वो ऑब्जेक्शन को दायर कर सकें। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरा, जिसको हम इंडस्ट्रियल डिजाइन कहते हैं, तो अगर कोई भी इंडस्ट्रियल डिजाइन आपने बनाया है जो आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट की सुंदरता वगैरह का ध्यान रखती है, तो इंडस्ट्रियल डिजाइन के पहले आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी और के इंडस्ट्रियल डिजाइन को वायलेट ना कर रहा हो। आजकल मोबाइल फोन्स में बड़े सारे कैमरे लगे होते हैं। तो मोबाइल फोन में बड़े सारे कैमरे लगे होते हैं, तो अलग अलग कैमरों का अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे सैमसंग में आप देखेंगे कि 3 छोटे छोटे कैमरे ऐसे लगे रहते हैं। आजकल तो बड़े सारे कैमरे आ गए हैं, लेकिन जनरली आप देखेंगे कि सैमसंग में 3 या कई बार 4 छोटे छोटे कैमरे ऐसे लगे होते हैं। तो ये एक इंडस्ट्रियल डिजाइन है। सैमसंग ऐसे भी लगा सकता था और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया। अगर ऐसे ही देखो तो एप्पल के आईफोन में ऐसे कैमरे लगे होते हैं, या आईफोन के प्रो मॉडल में ऐसे कैमरे लगे होते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल डिजाइन है। कोई और इसको नहीं कॉपी करेगा, कोई और इसको कॉपी नहीं करेगा, बशर्ते कि
इसको जो है किसी ने इंडस्ट्रियल डिजाइन के रूप में रजिस्टर कर रखा हो। अगर रजिस्टर नहीं किए हैं तो जिसको मर्जी वो कर ले, तो आपको इंडस्ट्रियल डिजाइन भी रजिस्टर करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड सर्किट का डिजाइन भी रजिस्टर करना पड़ेगा, और लास्टली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो फिर बचा क्या जो रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा? कॉपीराइट रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः आपको डेट ऑफ पब्लिकेशन को मिल जाती है। किसी को आपत्ति है वो ये साबित कर दे कि ये काम उसका है और ये काम उसने आपके डेट ऑफ पब्लिकेशन के पहले कर रखा था। अगर वो साबित कर दे तो आपका कॉपीराइट अपने आप कैंसिल माना जाएगा। नहीं साबित कर पाएगा तो वो आपका कॉपीराइट है। सिंपल एज दिस। मान लो मैंने एक किताब लिखी, मैंने किताब लिखने के बाद उसको पब्लिश किया, कोई 6 महीने के बाद आता है, वो कहता है कि ये किताब तो मैंने लिखी थी। तो उससे यही पूछा जाएगा कि इस किताब को इस तारीख के पहले लिखने का आपके पास प्रमाण क्या है, कहाँ पब्लिश कराया, क्या किया, वगैरह वगैरह। अगर वो प्रमाण दे देता है कि मेरे पब्लिश होने के पहले उसकी यही किताब पब्लिश हो चुकी थी, तो इन दैट केस मेरा कॉपीराइट वैलिड नहीं होगा। तो दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे ऑथर्स कैसे कॉपीराइट करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो जब अपनी बुक को फिनिश कर लेते हैं तो अपने बुक का एक प्रिंट आउट लेते हैं। ठीक है, वो अपने बुक को जब फिनिश कर लेते हैं तो बुक का प्रॉपर प्रिंट आउट लेते हैं। प्रिंट आउट के नीचे अपना नाम लिखते हैं, वो डेट लिखते हैं जिस डेट को उन्होंने प्रिंट आउट लिया, वगैरह वगैरह। लेकिन उतना काफी नहीं है, उसके बाद उसकी 3-4 कॉपीज कराते हैं। क्या करते हैं? 3-4 कॉपीज कराते हैं। उसके बाद उसको कायदे से लिफाफे में सील करते हैं, सील करते हैं, ठीक है। और जाकर के लोकल पोस्ट ऑफिस से अपने एड्रेस पे, अपने किसी रिलेटिव के एड्रेस पे, वगैरह ऐसे एड्रेसेस पर उसको रजिस्टर्ड पार्सल कर देते हैं। तो वो पार्सल आपके रिलेटिव को मिला, पार्सल की 2 कॉपियां आपको मिली, वो पोस्ट ऑफिस से स्टैंप लग गया कि भाई ये डेट को ये चीज हमारे यहाँ बुक हुई। और आप उस लिफाफे को पूरी जिंदगी नहीं खोलते। आपको पता है कि लिफाफे के अंदर क्या है, आप ही की किताब का प्रिंट आउट है। तो उस लिफाफे को आप जिंदगी में कभी नहीं खोलते, राइट। उससे क्या होता है कि ये सबूत है कि इस तारीख को मैंने ये किताब कंप्लीट कर ली थी, अभी पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इसको प्रिंट करके पोस्ट ऑफिस को दिया, पोस्ट ऑफिस ने उस पर स्टैंप लगाया और मेरे ही एड्रेस पे भेजा। तो इस तारीख से ये मेरी कृति है। हो सकता है कि उसके पब्लिश होने में थोड़ा वक्त लग जाए। ये मुमकिन है ना कि मैंने एक कोई कहानी की किताब लिखी, शॉर्ट स्टोरीज की कोई किताब लिखी, और मैंने बड़ी अच्छी किताब वगैरह फिनिश कर ली। अब मैं पब्लिशर के पास दर बदर भटक रहा हूं, अभी वो पब्लिशर तैयार होने के लिए, प्रिंट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि अरे आप तो नए लेखक हैं, आपकी कहानी अगर हम छाप भी दें तो कौन ही उसको पढ़ेगा। ठीक है, तो यहां तक मैं तो स्ट्रगल में हूं। इतने में कभी क्या होता है कि उसका प्रिंट आउट या कुछ भी किसी एस्टैब्लिश्ड ऑथर के हाथ लग जाती है, ठीक है, जिसका पब्लिशिंग इंडस्ट्री में काफी दबदबा है, हर पब्लिशर उसकी किताब को छापना चाहता है, वगैरह वगैरह। अब उसके पास वो हाथ लग गई। हो सकता है कि मैंने जो अपनी बुक किसी पब्लिशर को दी थी, पब्लिशर का ही कोई स्टाफ उस ऑथर को देता है कि आप अपने नाम पे क्यों नहीं छपवा लेते, हम छाप देंगे, मार्केट में बेच देंगे। अब मान लो ऐसी चोरी हो गई, तो पब्लिकेशन के लेवल पे तो मैं कुछ भी नहीं प्रूव कर पाऊंगा कि ये मेरी कृति है। इसलिए दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में ये बहुत सिंपल सिस्टम है जिसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस सिस्टम, कि आप किताब लो, छापो, प्रिंट आउट करो और अपने आप को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को भेज दो, और उनको बोल दो कि इसको खोलना मत, उसको खोलना मत, उसको एज इट इज रहने दो आप। और जब कभी डिस्प्यूट होगा, उसके मान लो 2 महीने के बाद कोई आता है कि अरे ये किताब तो मैंने देखो लिखी है, छपी है, तो आप दिखाओगे कि ये लिफाफा जैसे ही मैं खोलूंगा तुम रोने लग जाओगे, क्योंकि वो लिफाफा इस बात का सबूत है कि उस डेट के पहले ही आपने ये छाप दिया था। ठीक है, आपको कोई पब्लिशर नहीं मिला, लेकिन आपने छाप दिया था। तो कॉपीराइट इंडिया में भी, हालांकि इतना सिंपल सिस्टम नहीं है, लेकिन इंडिया में भी बहुत ऑथर्स को मैं जानता हूं जो लिखने के बाद अपने आप को भेजते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि आपको रजिस्टर नहीं करानी होती। जब आप पब्लिश करते हैं
तो वहां पे आप बस यूं सी लिख करके, और जो भी इसका ओनर है वो लिखेंगे और वर्ष लिखेंगे। तो आप में से बहुत लोगों को जो ये प्रश्न होता है कि सर आपकी किताब कब आएगी, तो मैं जो इंडिया के तमाम बड़े पब्लिशर्स हैं, नाम भी ले सकता हूं, मैग्रो हिल, पियर्सन, ओरिएंट ब्लैक स्वान, सब लोग मेरी किताब छापने के लिए बड़े उत्सुक हैं। उत्सुक से आगे भी जो होता है, सिनगेज लर्निंग, उत्सुक से आगे भी जो होता है उस लेवल पे उत्सुक हैं। बट मामला कहाँ अटका हुआ है? मामला पैसों पे नहीं अटका हुआ है। मैंने कहा कि जितने पैसे देने की श्रद्धा होगी, किताबें बिकेंगी तो आप दे दीजिएगा, पैसों की बात नहीं है। कॉपीराइट मेरे नाम पे होना चाहिए। उनका कहना है कॉपीराइट पब्लिकेशन के नाम पे होगा। मेरा कहना है वो पब्लिकेशन के नाम पे नहीं होगा, क्योंकि एक बार वो हो गया तो वो बुक मेरी रहेगी ही नहीं। मैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दैट बुक उसी बुक को अपडेट करने के लिए उसी पब्लिशर के साथ बाध्य रहूंगा। क्योंकि अगर मैं दोबारा उस बुक को लिखता हूं तो जाहिर है कि उस पुराने वाले बुक के बड़े सारे पार्ट जो स्टैटिक पार्ट हैं वो आ जाएंगे, और ये जंप करके पब्लिशर कि देखो ये हमारी बुक का कॉपीराइट का वायलेशन है। बनाया मैंने, लेकिन अब कॉपीराइट उनके पास है, तो वो जिस दिन मैं उनके पब्लिशिंग हाउस को छोड़ करके कहीं जाना चाहता हूं तो वो मेरे ही पीछे आ जाएंगे, देखो ये कॉपीराइट का वायलेशन करे मेरी किताब का। तो मेरी जो शर्त है वो यही है कि जितने पैसे तुम्हें रखने हैं रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉपीराइट मेरे नाम पे होगा। वो बुक मैंने लिखी है, मैंने क्रिएट किया है, तो मेरे नाम पे होगा। इंडिया का जो एकेडमिक पब्लिशिंग इंडस्ट्री है वो उन ऑथर्स का जम के दबा करके शोषण करती है जिनको ये टेक्निकल जानकारियां नहीं हैं। चूंकि मुझे है तो मैं मुद्दे की लड़ाई लड़ रहा हूं, बस इतना ही सब फर्क है। अब आप पूछोगे कि फिर इस किताब का क्या होगा? देर इज अ थिंग कॉल्ड सेल्फ पब्लिशिंग। खुद पब्लिश करेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? प्रियंका कह रही है फिल्म लाइन में पेटेंट होता है क्या? मैं नहीं बेटा, फिल्म लाइन में पेटेंट नहीं होता है, कॉपीराइट होती है फिल्म लाइन में। सर जी आप खुद ही क्यों नहीं प्रिंट करवा लेते? वही तो हम कह रहे हैं कि हम खुद ही तो पब्लिश करेंगे। चलो जी, तो ये वाला भी हो गया। तो कॉपीराइट जो है ना, उसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती। और किस चीज को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती? और जरूरत नहीं होती है ट्रेड सीक्रेट को, अनडिस्क्लोज्ड डेटा को। तो जिसको भी रजिस्टर करने की जरूरत है, याद रखिएगा, जिसको भी रजिस्टर करने की जरूरत है उसको, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में वो इंफॉर्मेशन जाएगा। पब्लिक डोमेन में भेजे बगैर वो इंफॉर्मेशन रजिस्टर होगी ही नहीं। तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन और जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये पांच रजिस्टर होने की जरूरत होती है, और इनसे जुड़ी जानकारियां ये पब्लिक डोमेन में होती हैं। ऑन द अदर हैंड ट्रेड सीक्रेट और दूसरा कॉपीराइट, ये पब्लिक डोमेन में इसकी जानकारी को सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो सॉफ्टवेयर पे कॉपीराइट दिया जाता है, सॉफ्टवेयर पे कभी भी पेटेंट नहीं होता। सॉफ्टवेयर पे कॉपीराइट का मतलब है कि आपने खुद से क्रिएट किया एक एस्टेब्लिश्ड एल्गोरिदम को नए तरीके से अप्लाई करते हुए। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज होती है बोलचाल की, अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, बीच बीच में इंग्लिश की बात हो रही है, तो मैं ये दो लैंग्वेज का इस्तेमाल करके और आपको कुछ नया दे रहा हूँ। अगर इसको मैं रिकॉर्ड करूं तो ये कॉपीराइटेड मटेरियल होगा। सिर्फ मैं बोल रहा हूं और अगर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो कोई कॉपीराइट नहीं है। लेकिन अगर इसकी रिकॉर्डिंग होती है तो रिकॉर्डिंग कॉपीराइटेड होती है, ठीक है? इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। वो जावा में लिख सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, वो सी में लिख सकते हैं, सी प्लस प्लस में लिख सकते हैं, पाइथन में लिख सकते हैं। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो वो उसमें लिखेंगे। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूं वो पाइथन में लिखेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर पे कॉपीराइट मिलता है, सॉफ्टवेयर पे पेटेंट नहीं मिलता।
लेकिन अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कंबाइन कर दो, मतलब हार्डवेयर का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो सॉफ्टवेयर पे चल रहा है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कंबाइन कर दो, तब वो पेटेंट वर्दी हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर लिखा जिससे कि वॉशिंग मशीन ऑटो प्रोग्रामेबल हो जाता है, तो वो पूरा वॉशिंग मशीन पेटेंटेबल है अगर उसमें कुछ ऐसी वाकई में नई बात है। ये फोन है तो ये फोन का एक हार्डवेयर है ना, और इस फोन का एक सॉफ्टवेयर है। और अगर इसमें कोई ऐसी कोई अनूठी बात होती ना, तो ये पेटेंट हो जाता। तो सॉफ्टवेयर तभी पेटेंटेबल होता है जब हार्डवेयर के साथ उसको पेश किया जाए, तब वो पेटेंटेबल होता है। लेकिन दिलचस्प बात क्या है कि अगर कॉपीराइट को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, तो उसको बनाने की प्रोसेस भी आपको पब्लिक डोमेन में डालने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या? मतलब ये कि ये सॉफ्टवेयर मैंने लिखा कैसे, हाउ डिड आई राइट द सॉफ्टवेयर, आई डोंट हैव टू टेल एनीवन। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप कैसे किया, क्योंकि याद रखिएगा कॉपीराइट स्वतः मिल जाता है, रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती। और इसलिए क्या होता है कि मुझे पब्लिक डोमेन में ये जानकारी देनी ही नहीं है। इसी तरह से ट्रेड सीक्रेट भी हो जाता है कि वो आप अपने पास रखें, आप उसको ट्रेड सीक्रेट मान के चलें। उसके बस आप ये साबित करने का एक तरीका खुद अपने लेवल पे रख लें कि इस डेट से मेरे पास था। दैट्स इट। ओके, चलिए लिखिए। क्यों इतना बता रहा हूं? प्रीलिम के क्वेश्चंस देख लीजिएगा और मेंस के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स, पंजीकरण की आवश्यकता। जो जहां पे नेसेसरी है वो है पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन्स, और लास्ट है हमारा geographical indications. What else? Not required. आवश्यक नहीं। Copyrights undisclosed, information। ठीक है, तो कॉपीराइट्स और अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट्स, इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट्स। तो जब आप देखते हो तो दो लेवल पे हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं। इसके नीचे थोड़ा और लिखना होगा, आवश्यक के नीचे
और आवश्यक नहीं के नीचे भी थोड़ा और लिखना होगा। मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। पहले हिंदी में बोलूंगा और हिंदी में आवश्यक के नीचे लिखिए। हिंदी में आवश्यक के नीचे लिखिए, पंजीकरण के समय आईपी से संबंधित, पंजीकरण के समय आईपी से संबंधित मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित सारी जानकारी देना आवश्यक है। सारी जानकारी देना आवश्यक है। यह जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होती है। यह जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होती है। इसके नीचे लिखिएगा आवश्यक के नीचे इनसे जुड़ी जानकारियां, इनसे जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं है। इनसे जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं है क्योंकि इन्हें पंजीकरण की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्हें पंजीकरण की जरूरत नहीं। पेटेंट का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? अब 20 साल होता है। ऑल राइट, अब हम आगे चलते हैं और अब इंग्लिश में इसको लिख लेते हैं। नेसेसरी के नीचे लिखिए, एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन all the relevant information has to be submitted. At the time of applying for registration, all the information has to be submitted. All the relevant information has to be submitted. This information is available in the public domain. This information is available in the public domain. दिव्य ज्योति ने एक सवाल पूछा कि वाई इंडिया आस्क कोका कोला टू रजिस्टर और डिस्क्लोज इट्स ट्रेड सीक्रेट व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूटीओ के पहले की। डब्ल्यूटीओ 1995 में आया, तब ये सब स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश हुए। उसके पहले तो कंट्रीज की अपनी मनमानी चलती थी। डन। अब इस तरफ लिखो, आवश्यक नहीं, नॉट रिक्वायर्ड के नीचे लिखो। रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज नॉट, related information is not necessary to be disclosed, is not necessary to be disclosed. Is not necessary to be disclosed because registration is not required, because registration is not required. डन। अब क्लियर हो गया हम लोग यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं वाइपो पर। बस एक ही स्लाइड में वाइपो का काम हो जाएगा। वाइपो,
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। established under World Intellectual Property Convention 1967। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कन्वेंशन 1967 में ये उसके तहत ये स्थापित है। कन्वेंशन की हिंदी होती है अभिसमय। 1967 के अंतर्गत ये स्थापित हुआ है। ठीक है, ये यूएन के अंतर्गत काम करती है। इट फंक्शंस अंडर द यूएन ये सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है कि इसके मेंबर्स आपस में मिल करके इसका एक्सपेंस उठाते हैं। तो ये स्वपोषित संगठन है, मतलब कि इसके मेंबर ही इसका खर्च उठाएंगे। यूएन के बजट से इसको कुछ भी नहीं मिलता। मेंबर्स की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मेंबर्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की पॉलिसीज पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉज पर ये गाइड करता रहता है, तमाम डॉक्यूमेंट्स बनाते रहता है। तो मेंबर्स के इंटरेस्ट में है कि मेंबर इसके फाइनेंशियल नीड्स का ध्यान रखें, फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करें। और इसका काम क्या है? वर्क्स, मुख्य कार्य क्या है इसके? एक वैश्विक फोरम, ग्लोबल फोरम फॉर आईपी रिलेटेड रिसर्च, आईपी के फील्ड में जो शोध कार्य हो रहे हैं वो कंसल्टेशन, विमर्श, पॉलिसी एडवाइस, नीति संबंधित
परामर्श और क्रिएटिंग फ्रेमवर्क्स एंड अग्रीमेंट्स। फ्रेमवर्क और अग्रीमेंट बना के कंट्रीज को दे दीजिए। कंट्रीज फिर आपस में डिस्कशन करके अगर उस पर इंप्लीमेंट करना है तो करेंगे। ठीक है, फ्रेमवर्क और समझौतों को तैयार करना। करेक्ट। तो ये 4 काम हैं वाइपो के। तो इसका मतलब है अगर ये फोरम है तो इसका मतलब है कि इसके प्रावधान जो हैं वो बाध्यकारी नहीं हैं। नो बाइंडिंग प्रोविजंस। सो कोई बाध्यकारी प्रावधान इसके हैं नहीं। इतना लिख लीजिए, मैं बोर्ड के सामने से हट जा रहा हूं। यूएन का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस, बल्कि इसका थोड़ा सा बड़ा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। तो ये है पूरा नाम। सर, वाई ट्रिप्स ऑफ डब्ल्यूटीओ एंड वाइपो आर नॉट कंबाइंड? दो बातें। एक तो क्या है कि ट्रिप्स एक समझौता है जिसके प्रावधान बाध्यकारी हैं और उसके लिए सारे कंट्रीज को उस समझौते पर साइन करना होगा। और डब्ल्यूटीओ की पूरी व्यवस्था में एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि अगर आप डब्ल्यूटीओ के सदस्य बनना चाहते हैं तो आप उस पर साइन करके ही आ पाएंगे। तो एक वो सिस्टम बना हुआ है। वाइपो का काम है कि कंट्रीज के बीच में कंसल्टेशन को बढ़ावा देना, कंट्रीज को अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एक फ्रेमवर्क, एक समझौते के थ्रू उसको रिजॉल्व कराना। तो यहाँ पर उसको बाध्यकारी बनाने की जरूरत कभी महसूस नहीं की गई। इसका काम है देशों के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। द एंड ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। जबकि वाइपो का, डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य है कि भाई ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, ये तो फॉलो होना ही चाहिए। वो वाली बात है। तो ये अच्छा सवाल था, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। वाइपो देशों के बीच आईपी को लेकर सहयोग को बढ़ावा देना, ये है। और अगर हम ट्रिप्स की बात करें, बाध्यकारी रूप से आईपी के न्यूनतम मापदंडों को लागू करना है। इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा। और ये बहुत शानदार सवाल था क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि अगर कोई प्रीलिम में ये दोनों सेंटेंसेस को दे दे, इतने ज्यादा संख्या में बच्चे कंफ्यूज होकर गलत करेंगे जब तक कि उनको क्लियर ना हो। तो इसलिए मैंने ये लिख ही दिया है कि दोनों के उद्देश्य क्या क्या हैं। एक बार इंग्लिश में हम डिक्टेट कर देते हैं, आप लिख लीजिएगा।
WIPO, to increase cooperation among the nations, to increase cooperation among the nations on the matters of intellectual property rights, on the matters of intellectual property rights. ठीक है, to increase the cooperation among the member nations on the matters of intellectual property rights. कई लोग पूछ रहे हैं इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो 193 नेशंस हैं यहाँ पे क्या है, 193 नेशंस, ठीक है। और ट्रिप्स में 164 पार्टीज हैं, और मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पार्टीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आप ट्रिप्स के बारे में लिखिए इंग्लिश में। टू एनफोर्स टू एनफोर्स the minimum standards related to intellectual property rights, to enforce the minimum standards of intellectual property rights among the member parties, among the member parties of the World Trade Organization, among the member parties of the World Trade Organization. अच्छा, एक बच्चे ने पूछा विप्रो का मुख्यालय कहाँ है। तो बाबू, विप्रो एक इंडियन कंपनी है, और वास्तव में विप्रो का सवाल तो था नहीं तुम्हारा, टाइप कर दिया है विप्रो, तो विप्रो का मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में है। रही बात वाइपो की, जो मैं समझ रहा हूं कि आप वाइपो ही मीन कर रही थी, तो उसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चल, गुड। तो ये हो गया। अब अब हम लोग देखने जा रहे हैं टू ओल्डर कन्वेंशंस ऑन आईपीआर। ठीक है, आईपीआर से रिलेटेड दो पुरानी संधियां, नाम बस पता होना चाहिए, बस उसी लेवल पे। 1883 पेरिस कन्वेंशन ऑन इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो नाम से ही पता है कि इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की रक्षा के लिए पेरिस कन्वेंशन दुनिया का सबसे पुराना इंटरनेशनल ट्रीटी है, जहां पे पेटेंट्स का कवरेज है, जहां पे ट्रेडमार्क्स का कवरेज था, अब तो सारा काम ट्रिप्स करती है, और जहां पे इंडस्ट्रियल डिजाइन का कवरेज था। इंटीग्रेटेड चिप का लेआउट उस समय तो किसी ने सुना भी नहीं होगा नाम, आईसी और सेमीकंडक्टर का, तो जाहिर है कि वो सब तो बात ही नहीं थी। तो ये 1883 का है, क्या है, पेरिस कन्वेंशन ऑन इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, और ये दुनिया का सबसे पहला और पुराना कन्वेंशन है। और दूसरा है बर्न कन्वेंशन, बर्न है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो दूसरा है बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। ये कब का है, 1886 का है।
बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। कब का है? 1886 का है। तो ये बेसिकली कॉपीराइट्स और उससे जो रिलेटेड राइट्स हैं वो देखेगा। राइट। तो ये दो आपके नॉलेज बेस में बस होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर हिंदी में हम कहें तो 1886 बर्न अभिसमय। ठीक है, 1886 बर्न अभिसमय क्यों लाया गया था? तो साहित्यिक और साथ ही साथ कलात्मक कृतियों की रक्षा के लिए। मतलब रक्षा कौन सी? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए। और ये क्यों लाया गया? औद्योगिक बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए। वो क्या है? पेरिस का अभिसमय कब लाया गया? 1883 में लाया गया। तो अगर हिंदी में लिखना चाहें तो कन्वेंशन इज अभिसमय, इंडस्ट्रियल इज औद्योगिक, आईपी इज बौद्धिक संपदा। इसको कंप्लीट करिए और उसके बाद अब हम चलते हैं इंडिया के पेटेंट लॉ पर। अच्छा, आज राजेश सर जो हैं वो 12:30 से ले रहे हैं क्लास इंडियन पॉलिटी की, क्योंकि अभी हमारे चैट पे यही चल रहा था बहुत देर से कि 12:30 है, 1:15 है। तो मैंने भी सोचा कि एक बार हम अपनी नज़र से देख लें कि मैं भी कंफर्म हो जाऊं कि आपको कितने देर का मार्जिन देना है। तो आज राजेश जी जो हैं क्लास ले रहे हैं 12:30 से। तो आप लोगों को हम मैक्सिमम 12:20 तक फ्री कर देंगे। बस अब एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, ये हो गया। अब इंडियाज पेटेंट सिस्टम। इंडिया के पेटेंट सिस्टम की सबसे पहले हम लोग थोड़ी कहानी समझते हैं। कहानी सबसे ज़रूरी है इसकी। तो पहले हम लोग इसकी कहानी समझते हैं और कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो अगर अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज आप लोगों ने बहुत ही अमेजिंग काम किया है। क्लास में 99% बच्चे बहुत तन्मयता के साथ जुड़े हुए थे। तो बड़ा अमेजिंग काम किया है आप लोगों ने। मैं थोड़ा और पानी पी लूँ। अच्छा, तब से मैं पानी ही पी रहा था। तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि मेरी चाय कम हो गई तो उसमें और पानी मिला लिया, ऐसा नहीं था। तब से मैं गर्म पानी ही पी रहा था। दिल्ली में फिर से पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है। आप में से जो लोग दिल्ली में हैं और क्लास कर रहे हैं तो इस बात का इल्म होगा। और जो लोग दिल्ली में नहीं हैं तो अच्छा ही है कि नहीं है। सांस नहीं आ रही? अरे ये थोड़ी अतिशयोक्ति हो गई कि सांस नहीं आ रही। कैसी बात कर रहे हो? चलो, तो आपके इस बड़े अमेजिंग व्यवहार से इम्प्रेस होते हुए और अपने फोकस को और बनाते हुए अब हम लोग शुरू करते हैं स्टोरी, जो कि इंडियन पेटेंट एक्ट की है। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज शायद इंडियन पेटेंट्स एक्ट पर मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन ये स्टोरी समझ लोगे तो कल लिखने का काम बिल्कुल यूं निकल जाएगा। और कल करना क्या है? इंडिया का पेटेंट एक्ट, उससे जुड़े एक आधा विवाद
और उसके बाद इंडिया का कॉपीराइट एक्ट, एक विवाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक फोटोकॉपी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और तीसरा जोग्राफिकल इंडिकेशन, बस पेटेंट आईपीआर की छुट्टी। तो कहानी सुनो। तो इंडिया 1947 में आज़ाद होता है, और इंडिया में उस समय बहुत थोड़े इंडस्ट्रीज थे, लेकिन कुछ दवाओं की कंपनियां थीं। मोस्टली ये कंपनियां बाहर की थीं, इंडिया में बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस अच्छा ही चल रहा था। इसके अलावा इंडिया में कुछ फर्टिलाइजर की कंपनियां थीं, कुछ विदेशी सहयोग से चलने वाली फर्टिलाइजर की कंपनियां, कुछ ब्रिटिश काल में इंडियन उद्योग घरानों के द्वारा स्थापित की गई कुछ कंपनियां, जैसे डालमिया की कंपनी थी, तो वो कुछ ऐसे खाद वगैरह फर्टिलाइजर की कंपनियां। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक बौद्धिक संपदा के अधिकारों का मामला तो आना शुरू हो गया था। तो ब्रिटिश काल में ही एक पेटेंट एक्ट था जिसका नाम था इंडियन पेटेंट्स एंड डिजाइन एक्ट। नाम था इंडियन पेटेंट्स एंड डिजाइन एक्ट। कब का था? 1911 का इंडियन पेटेंट्स एंड डिजाइन एक्ट था। तो जब इंडिया आजाद हुआ तो पेटेंट्स एंड डिजाइन एक्ट ही लागू रहा 1911 का। कोई उसमें मेजर परिवर्तन नहीं किया गया, छोटे मोटे कुछ कुछ परिवर्तन किए गए, जिससे कि पेटेंट नियमों का एक्सप्लॉइटेशन करके भारत के लोगों को परेशान ये विदेशी कंपनियां ना करें। तो उस हद तक हमने उसमें कुछ संशोधन वगैरह किए, लेकिन हमने पेटेंट एक्ट को बदला नहीं। लेकिन इंडिया को ये समझ में आ गई थी कि बहुत लंबे वक्त तक ये विदेशी कंपनियों के द्वारा इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर नहीं कंट्रोल हो सकता है। इंडिया की आबादी तब भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी थी। तो इस तरह से देखा जाए, और अगर हम ये भी देखें तो इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। लोगों में बीमारी का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा था। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो बीमारियों और बीमारियों के इलाज की चिंता गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा थी। और ये चीज़ समझ में आ रही थी कि अगर फॉरेन की फार्मा कंपनीज इंडिया के फार्मा सेक्टर को डोमिनेट करती हैं, अगर इंडिया के फार्मा सेक्टर में उनका वर्चस्व होता है, तो वो इन द लॉन्ग रन हम हिंदुस्तानियों के लिए ठीक नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग समय में दो कमेटियां बनाई। अगर आप देखो तो हमारे संविधान के लागू होने के पहले ही 1949 में, बस हमारे आजाद हुए 2 साल का ही वक्त हुआ था, तो 1949 में बख्शी टेकचंद कमेटी का गठन होता है। और बख्शी टेकचंद कमेटी का मैंडेट ही यही था कि आप इंडिया में अभी जो पेटेंट्स एंड डिजाइन एक्ट चल रहा है 1911 का, उसकी समीक्षा करिए और आप बताइए कि इसमें क्या क्या बदलाव करने चाहिए। और उसके बाद एक और कमेटी बनती है थोड़े और गहन इन्वेस्टिगेशन के लिए 1959 में, उसके 10 साल के बाद। और वो जो कमेटी बनी वो बनी जस्टिस राजा गोपाल आयंगर के अध्यक्षता में, तो उसको जस्टिस राजा गोपाल आयंगर कमेटी का नाम देते हैं। उसका भी काम था कि पेटेंट्स में आप देखिए कि क्या क्या चेंजेस चाहिए। और जस्टिस राजा गोपाल कमेटी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपको चेंज नहीं करना, बल्कि आपको पेटेंट लॉ को पूरी तरह से बदल देना है। इस लॉ में संशोधन करने से इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं सर्व होंगे। आपके लिए यह जरूरी होगा कि आप पूरे के पूरे पेटेंट लॉ को ही बदल दें। समझ में आ गई बात? पेटेंट लॉ ड्राफ्ट होना शुरू हुआ और वो फाइनलाइज होते होते काफी लंबा वक्त गुजरा। और वो इसलिए गुजरा क्योंकि हमारा जो 1960 का दशक था वो शायद भारत के इतिहास का सबसे चैलेंजिंग दशक था। अगर आप देखें तो 60 के दशक की शुरुआत होती है चाइना के आक्रमण से। 60 के दशक के मध्य आते आते इंडिया के पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने आज़ादी से लेकर के अभी तक नेतृत्व दिया था और इंडिया के ग्रोथ की एक बुनियाद रखी थी, पंडित नेहरू, उनका निधन होता है। शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं, उतने ही योग्य, उतने ही विजनरी, उतने ही बोल्ड शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। इतने में मौका उठा करके पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करता है 1965 में। और 1965 के इस हमले के बाद जब
एक कह लो कि युद्ध विराम जैसी स्थिति थोड़े वक्त के लिए उत्पन्न होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पहल पर फिर शांति समझौता, शांति वार्ता के लिए शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ताशकंद में मिलते हैं, और ताशकंद में रहस्यमय तरीके से शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। इतने में इंडिया में 2 बार अकाल भी पड़ता है, बाहर से फूड भी मंगाना पड़ता है। ये सारी चीजें इंडिया के साथ हो रही होती हैं। तो ये जो वक्त था बड़ा मुश्किल वक्त था। तो अगर कोई कहता है कि 1959 में जस्टिस राजा गोपाल कमेटी ने ये कह दिया कि आपको एक पेटेंट लॉ नया लाना चाहिए, पुराने वाले पेटेंट लॉ में संशोधन करके आपके हितों की रक्षा नहीं हो सकती, तो हमें 1970 क्यों लगा? ये सवाल वो लोग पूछते हैं जो 1960 के दशक की कहानी समझते नहीं हैं। ठीक है, तो 1960 के दशक में ये सारी चीजें हो रही थी, तो हमारा पेटेंट लॉ आते आते 1970 हो गया। ठीक है, अब हमने 1970 में इंडियन पेटेंट्स एक्ट को लागू किया, और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेटेंट एक्ट था, और इंडिया के हितों को काफी कायदे से ध्यान में रखता हुआ पेटेंट एक्ट था। सबसे पहला तो ये कहा कि पेटेंट हम देंगे, लेकिन मैक्सिमम 14 इयर्स के लिए देंगे, और मेडिसिन, केमिकल्स और प्रोसेस्ड फूड में बस 7 साल के लिए देंगे। दूसरी बात कही गई कि पेटेंट सिर्फ प्रोसेस पे दिया जाएगा, प्रोडक्ट पे नहीं दिया जाएगा। अगर आप ही का प्रोडक्ट कोई और किसी दूसरे प्रोसेस से बना लेगा तो उसको भी पेटेंट मिलेगा, क्योंकि उसका प्रोसेस अलग था। तीसरी बात ये कही गई कि पेटेंट देते वक्त भी हम कई चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कि सबसे पहले कि ये बिल्कुल नई चीज़ें हैं, इसमें कोई आविष्कार इन्वॉल्व है, बस आपने खोज नहीं निकाला, इसका बाकायदा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो। और लास्टली कि जो कुछ चीज़ें प्रतिबंधित हैं सेक्शन 3 और 4 में, तो वो प्रतिबंधित वाले श्रेणी में आपके आविष्कार को नहीं आना चाहिए, तब हम पेटेंट देंगे, वो भी प्रोसेस पे देंगे, वो भी मैक्सिमम 14 ईयर के लिए देंगे। और अगर आपने मेडिसिन वगैरह बनाया है तो 7 ईयर्स का पेटेंट होगा। इसका एक फायदा क्या हुआ कि इंडिया में अपना एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत तेजी से विकसित हुआ। बहुत सारे इंडियन कंपनीज फार्मा की खुली, क्योंकि अब पेटेंट की ज्यादा परवाह नहीं थी। बहुत सारी विदेशी दवाएं थी जो अब पेटेंट फ्री थी, अब आप उसको बनाना शुरू कर सकते थे। और प्लस जो नई दवाएं भी थी, इंडिया की फार्मा कंपनीज ने नए तरीके से उसी दवा को बनाना शुरू कर दिया। तो एक तरह से देखो तो पेटेंट का जो पूरा का पूरा सिस्टम था, उसने इंडिया के फार्मा सेक्टर को ओपन कर दिया, और बड़ी सारी इंडियन कंपनीज खुली। आज की डेट में इंडिया का जो फार्मा इंडस्ट्री है, उसका जो टर्नओवर है, उसका 90% इंडियन फार्मा कंपनीज के द्वारा है। और इतना ही नहीं, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के तमाम देशों में इंडिया से दवाएं बन करके जाती हैं। मेरे जो दोस्त और रिलेटिव्स हैं अमेरिका में, उनको मैं देखता हूं कि जब उनको दवा की सप्लाई आती है, वहां पे एक दूसरा सिस्टम है। आप जैसे दुकान में जाके अपनी मर्जी से दवा नहीं खरीद सकते। डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन सीधा एक पर्टिकुलर दुकान में जाएगा, और वो उसका पैसा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसका वहन करेगी। आपको बस दुकान से जाके मुफ्त में वो दवा उठा लेनी है, और उस पर रैपर पे दवा का नाम लिखा रहेगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट लिखा रहेगा, उस पर डोज लिखा रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा, और दवा कहाँ से मैन्युफैक्चर होकर आई है वो लिखा रहेगा। मैंने जितनी दवा की बोतलें देखी हैं, मतलब छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे देखे हैं, वो सब के सब इंडिया से बन के आए हुए हैं। दवा आती है ओपन टैबलेट्स कैप्सूल में, फिर वो डब्बे में सील करके देते हैं। और वहाँ पे 2-3 ही फार्मा स्टोर की चेन है। इंडिया की तरह बिल्कुल नहीं है कि एक गली के कॉर्नर पे अभिषेक मेडिकल स्टोर है, गली के दूसरे कॉर्नर पे कुमार मेडिकल स्टोर है, तीसरे कॉर्नर पे वर्मा फार्मेसी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे दो हैं, एक वॉलग्रीन है, एक सीवीएस है। सिस्टम यही है। सिस्टम चाहे जो भी हो, याद रखिएगा दवा इंडिया से बन के जाती है। और इतना बड़ा फार्मा सेक्टर 1970 के पेटेंट एक्ट की देन है। ठीक है ना? तो अब आप धीरे धीरे समझ रहे हैं कि फार्मा कंपनीज अब दवाएं पेटेंट के संरक्षण से बाहर हुई, क्योंकि ब्रिटिश वाले
पेटेंट एक्ट में बड़ा ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था कि ये पेटेंट का काल इतना रहेगा वगैरह वगैरह। दवाएं जैसे ही पेटेंट के प्रोटेक्शन से बाहर हुई, इंडियन फार्मा को अपॉर्चुनिटी मिला, फार्मा इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ आती है। उसके अलावा दवाएं सस्ती हुई, लोगों को बेहतर दवाएं मिली, सब कुछ हुआ। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरा और फिर आता है 1995। इंडिया डब्ल्यूटीओ के नेगोशिएशन में शुरू से एक्टिव था और इंडिया को पता था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो एक सिस्टम बन रहा है, अगर उस सिस्टम में हम शुरू से एक हिस्सा रहेंगे तो हमें उसका फायदा है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम निर्यात करके बेहतर कमाई कर सकते हैं, और अगर बाहर से भी कोई सामान इंडिया आता है तो उससे भी इंडियन मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं इंडियन कस्टमर्स को, इंडियन कंज्यूमर्स को बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर विकल्प मिलेंगे। तो ये सारी चीजें दिख रही थी इंडिया को, तो इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनना चाहता था। अब डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनने के लिए आपको ट्रिप्स की संधि पर साइन करना पड़ेगा, और अगर आप ट्रिप्स की संधि पर साइन करते हैं तो ट्रिप्स में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोटेक्शन के जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उनको आपको लागू करना पड़ेगा। तो इंडिया के पास अब कोई चॉइस नहीं था, बस या तो आप डब्ल्यूटीओ के सिस्टम के बाहर रहें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मुख्य धारा से आप बाहर हैं, फिर आपके देश का ज्यादा नुकसान है, या फिर आप इस मुख्य धारा के हिस्सा बने और ठीक है, अपने पेटेंट, अपने कॉपीराइट, बाकी के कानून को आप अपडेट करें। इंडिया ने दूसरा रास्ता चुना। लेकिन एक अच्छी बात क्या थी कि विकासशील देशों में इंडिया अकेला नहीं था। बहुत सारे देश थे जिनको डब्ल्यूटीओ ज्वाइन करनी थी, लेकिन उनकी अपनी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वो डब्ल्यूटीओ ज्वाइन करते और डब्ल्यूटीओ के पेटेंट लॉ को देन एंड देयर इंप्लीमेंट कर पाते। तो शुरुआती वक्त में डब्ल्यूटीओ ने एक विकल्प दिया था उन सभी देशों को जो डब्ल्यूटीओ के सिस्टम को ज्वाइन करना चाह रहे थे, और वो विकल्प क्या था? वो विकल्प ये था कि आपको डब्ल्यूटीओ के अनुरूप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की व्यवस्था को लागू करने के लिए 10 साल का वक्त अवेलेबल है। 10 साल तक आप डब्ल्यूटीओ के अनुरूप अपनी व्यवस्था को ला सकते हैं, आपके पास 10 साल का बफर है। तो ये सिस्टम डब्ल्यूटीओ ने दिया था, इंडिया ने इसको एवेल किया। तो धीरे धीरे करके 1995 से धीरे धीरे करके इंडिया ने अपनी पेटेंट की व्यवस्था को चेंज किया है, अपनी बाकी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की व्यवस्था को चेंज किया है, और 2005 आते आते, जब 10 साल की मियाद पूरी हो रही थी, तो 2005 के आते आते इंडिया ने अपने पेटेंट, अपने कॉपीराइट, अपने जोग्राफिकल इंडिकेशन, अपने ट्रेडमार्क, सारी व्यवस्था को इंडिया ने डब्ल्यूटीओ के अनुरूप कर लिया। तो आज जो हमारा पेटेंट एक्ट है तो 1970 वाला ही, बट एज मॉडिफाइड इन 2005। समय समय पे उसके बाद भी छोटे मोटे संशोधन हुए हैं, लेकिन जो लास्ट मेजर संशोधन हुआ है वो 2005 के आसपास हुआ है। तो ये है कहानी हमारे कंट्री के पेटेंट लॉ की। इस पे लिखने का काम कल कर लेंगे। कहानी आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया है। इस पे डिस्प्यूट्स की भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे। चलें अब। अपूर्व करें धैर्य जवाब दे रहा है। तुम लोगों को क्लास में बैठने में धैर्य जवाब दे देता है, और मुझे 2 घंटे खड़े रहने में धैर्य जवाब नहीं देता। सोचना इस पर। चलो जी, गुड बाय।